बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। निगरान हुकूमत के लिए पंजाब में ख़ास तौर पर, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी अब तहलील हो चुकी है। अब सिर्फ रोका जा सकता है, गवर्नर अगर चाहें तो 2 दिन तक इसको ताख़ीर का शिकार कर सकते हैं, वरना 48 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिकली खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील हो जाएगी। और उन्होंने भी वो कर दिया जो उनको करना था। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि कब तहलील होगी, क्यों तहलील नहीं हो रही, क्यों ताख़ीर किया जा रहा है। तो खैबर पख्तूनख्वा के जो कुछ अरकान असम्बली उनका ये मानना था, और जो खैबर पख्तूनख्वा से जो ताल्लुक़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, उनका ये मानना था क्योंकि हमारे जो पश्तून भाई हैं वो रोज़ा बिल्कुल नहीं छोड़ते और बड़ा एहतमाम करते हैं, तो उन्हें ये लगता था कि कहीं धांधली हो जाए या टर्न आउट कम हो जाए तो नुकसान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। याद रखिएगा, जब भी टर्न आउट कम होता है ना, तो जो सबसे पॉपुलर पार्टी होती है उसका नुकसान होता है। ये मैं आपको सिंपल फार्मूला बता रहा हूं कि जो सबसे पॉपुलर पार्टी होती है उसका सबसे ज़्यादा नुकसान तब होता है जब टर्न आउट कम होता है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर टर्न आउट ज़्यादा रहेगा तो पॉपुलर पार्टी PTI वो जीत जाएगी। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो इसकी मिसाल है। 20% का टर्न आउट है, ये 50% होता, लोग निकल आते, तो फिर आप देखते नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ होते। तो टर्न आउट कम होने का एक खदशा जाहिर किया गया था। इमरान खान साहब ने कहा भी जो भी है वो चीज़ें बाद में देखेंगे, पहले असम्बली तहलील करें। मंगल का उन्होंने वक्त दिया था और समरी भिजवा दी गई। अब मामला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर क्या करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी उम्मीद है कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर 48 घंटे का डिले डालने के बजाय फौरी तौर पे असम्बलियों की तहलील का जो है वो हुक्मनामा जारी कर देंगे और फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी निगरान हुकूमत बनने का सेटअप शुरू हो जाएगा। अब आ रहा पंजाब के अंदर जो नाम आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नासिर खोसा साहब ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी रहे, बहुत सारे अहम ओहदों पे रहे हैं। अहमद नवाज सखेरा साहब ये भी बहुत अहम ओहदों पे रहे, और ये दोनों वो लोग हैं जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ बार बार काम कर चुके हैं और इनकी बड़ी ज़बरदस्त रेपुटेशन है, नून लीग के अंदर भी, पीपल्स पार्टी में भी और PTI में भी। तो ये न्यूट्रल लोग हैं। एक नाम जो है नसीर खान, इनके बारे में मैं कोई राय नहीं दे सकता। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब की कैबिनेट के अंदर हिस्सा रह चुके हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ वज़ीर सेहत के तौर पे गालिबन काम कर चुके हैं उस दौर में। तो नसीर खान साहब के बारे में मैं कोई राय नहीं दे सकता, लेकिन 2 लोगों के बारे में सबकी राय है कि बेहतरीन शानदार लोग हैं और इनको बनाया जा सकता है, और ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का ठप्पा भी इन पे नहीं है। दूसरी जानिब नून लीग ने नाम दिए अहद चीमा, एक बेहतरीन ब्यूरोक्रेट है बेशक, लेकिन ये नैबज़दा हैं, नैब के अंदर गिरफ्तार रहे लंबे अरसे तक। और इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब इनको अपना छोटा भाई मानते हैं। शहबाज शरीफ साहब के इनके साथ बड़े शानदार ताल्लुकात हैं, वो इन्हें अपना छोटा भाई मानते हैं और बड़ा इनसे प्यार करते हैं। जलसों में और हर जगह पे ये कह भी चुके हैं। तो जब इतना करीबी ताल्लुक है तो फिर वो न्यूट्रलिटी रहती नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहद चीमा के खिलाफ बहुत सारा कुछ बोल चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। तो वहाँ पर PTI के अंदर ये होगा कि हम तो इनके खिलाफ बहुत बोलते रहे हैं, तो ये हमसे बदला ही ना ले लें निगरान हुकूमत में आके। तो एक नाम उन्होंने अहद चीमा साहब का दिया है। दूसरा नाम दिया मोहसिन नकवी का। देखें, PMLN हमेशा से सहाफ़ियों को नवाजती है, नून लीग का तरीका वारदात है। आपने यहाँ पे देखा होगा लाहौर के अंदर एक अलहमरा है आर्ट कौंसल, उसका सरबराह हमेशा किसी न किसी सहाफ़ी को बनाते हैं। फिर कुछ और इदारे बनाए हुए हैं, उनका सरबराह किसी न किसी सहाफ़ी को उसका ओहदा दे देते हैं। मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनके अंदर जो PRO का ओहदा है वो मुख्तलिफ सहाफ़ियों को दिया जाता है। हमारे एक दोस्त हैं जो वो रेलवे के PRO लग गए थे, फिर एक और दोस्त हैं बाद में वो लग गए थे। तो इस तरह जहाँ जहाँ इनको वजारतें या इनको ओहदे मिलते हैं तो ये अपने सहाफ़ियों को नवाजते हैं। फ़ाद हुसैन आपने देखा वज़ीर आज़म के साथ इस वक्त भी, अभी जिनेवा में भी जब पैसे मांगने के लिए गए थे तो वो भी साथ वहाँ पर भी गए थे। तो फ़ाद हुसैन एक जर्नलिस्ट थे, मैं बतौर जर्नलिस्ट उनकी बड़ी कदर करता था, लेकिन उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया और जाकर इलेक्शन लड़ते, बाकायदा ज्वाइन करते, पब्लिक में जाते, इलेक्शन लड़ते, दूध पानी का पता चलता उनको, आटे दाल का भाव पता चलता, फिर आते इलेक्शन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी होता। लेकिन उन्होंने अपनी सहाफ़त को इस्तेमाल करके फ़ायदा दिया PMLN को, और उस फ़ायदे के बदले में अपना फ़ायदा कर लिया और ख़ुद बन गए एक वज़ीर। तो ये फ़ाद हुसैन ने किया। आपके सामने नाम है नजम सेठी का, एक जर्नलिस्ट हैं, उनको फिर PCB में लगा दिया है, और इससे पहले भी उनको PCB में लगाया था। उससे पहले निगरान वज़ीर आला भी वो बने थे। फिर अबसार आलम है, एक जर्नलिस्ट हैं, उनको बनाते हैं। फिर आपने देखा होगा कि मुश्ताक मिनहाज साहब हैं, उनको भी वो एक जर्नलिस्ट हैं, उनको भी वो नवाजते हैं। तो मैंने ये चीज़ नोट की है कि सहाफ़ियों को काबू रखने के लिए ना, और सहाफ़ियों को एक वजह देते रहते हैं कि देखें हम आपको कोई भी ओहदा दे सकते हैं, अगर आप हमारे साथ रहेंगे, हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो कल को हम आपको नवाज सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें ये करते हैं। यहाँ
लाहौर के अंदर बहुत सारी ये ऑफर लिए फिरते हैं मार्केट के अंदर लोग सहाफ़ियों के आगे पीछे, और ऐसा हो चुका है माजी में, इवन मेरे साथ भी ये हो चुका है। बहरहाल ये एक और सहाफ़ी को शामिल किया, मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी जो हैं वो माजी के एक सहाफ़ी हैं, अभी आजकल मीडिया चैनल चलाते हैं और 24 चैनल है, सिटी 42 चैनल है, वो मोहसिन नकवी चलाते हैं। और रिजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान इनका बड़ा नाम गूंजता रहा है, और आपको बताया जाता था कि एक जर्नलिस्ट भी ऐसे हैं जो रिजीम चेंज ऑपरेशन में बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं और बड़ी भागदौड़ उन्होंने की है, और उसके अंदर उनका बड़ा अंदर तक इन्फ्लुएंस था। जरदारी साहब के बहुत करीब हैं, और इवन ये क्लेम करते हैं कि चौधरियों के रिश्तेदार हैं दूर के। लेकिन अलीम खान साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि उनका नाम लिया जाए PMLN की जानिब से। वो वैसे तो वज़ीर आला नहीं बन सके, 90 डेज़ के लिए चले बन जाएं। कुछ इतलात आ रही हैं कि शायद वो कोशिश कर रहे हैं, मेरे पास डायरेक्ट कोई इतला नहीं है, मैंने कहीं से पढ़ी है तो मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया। लेकिन मोहसिन नकवी के बारे में ये है कि ये फिर एक सहाफ़ी को शामिल कर रहे हैं। PMLN अपनी आदत से मजबूर है, अब ये करके वो ये साबित करना चाहेंगे बाकी मीडिया मालिकान को, देखें हम नवाजते हैं। तो आप याद रखिएगा कि आपको भी हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। तो ये दो नाम ऐसे हैं, ये शदीद तरीन खिलाफ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जो नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिए हैं वो बज़ाहिर थोड़े से, हालांकि मजाक उड़ाया जा रहा था कि PTI वाले अजीबोगरीब किस्म के नाम दे देंगे, लेकिन नहीं दिए उन्होंने। कहा जा रहा था कि PTI वाले को सहाफ़ियों का नाम दे देंगे, नहीं दिए उन्होंने बिल्कुल वही किया जो एक पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए, और ऐसे बंदे ढूंढने चाहिए जो ईमानदार हों, साफ सुथरा उनका करियर हो और जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। लेकिन PMLN ने दो नाम दिए हैं। अब होगा ये कि इसके ऊपर एक डेडलॉक हो जाएगा, और अगर ये डेडलॉक आगे चलता है, ये संजीदगी तो नहीं नजर आ रही, अगर ये डेडलॉक आगे चलता है तो फिर ये मामला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वही करेगा जो उसको एस्टेब्लिशमेंट कहेगी, क्योंकि बकौल इमरान खान साहब के ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जनरल बाजवा के ऊपर चढ़ाई कर दी है कैप्टन सफदर ने। आपको कल ही मैंने बताया था कि नून लीग एक नया बयानिया बना रही है, और बयानिया ये है किसी जर्नैल पे चढ़ जाओ, किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर पे, रिटायर्ड जो हैं उनके ऊपर चढ़ जाओ, उनके साथ लड़ाई करो और अपनी मकबूलियत हासिल करो, दोबारा से कोई बयानिया बनाओ, वोट को इज्जत दो, ये वो सब, तो वो बन नहीं रहा। तो कैप्टन सफदर ने उसका आगाज़ किया और ये कहा कि जनरल बाजवा दुबई में मज़े कर रहा है, पाकिस्तान जितने मसाइल का शिकार है वो जनरल बाजवा की वजह से है। इस किस्म की बातें जो हैं वो की हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने। जनरल बाजवा से उन्होंने आगाज़ किया और साकिब निसार साहब पे भी आए, अभी ये आहिस्ता आहिस्ता दीगर लोगों पे भी आएंगे और एक बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बयानिया बनता हुआ ऐसे दिखाई दे नहीं रहा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बहुत याद आ रही है, ख़ासतौर पे कराची के शहरियों को, ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उन तमाम लोगों को जिनके खिलाफ धांधली हो गई है। देखें EVM जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो सेम टाइम में आपको रिजल्ट दे देती है। जैसे ही वोटिंग पूरी होती है एक बटन दबाते हैं, रिजल्ट आपके हाथ में आ जाता है। और उसके बाद क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ साथ एक फिजिकल जो वोट का तरीकाकार है वो भी एक रखा हुआ है, एक पर्ची निकलती है उसके ऊपर वो वोट निकलता है, वो जाके उसको डाल देता है, तो वहां से भी गिन लेंगे और पूरे हो जाएंगे। तो ये बड़ा आसान था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए से। तो अब सबको बहुत याद आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो आधे घंटे में सारे नताइज आ जाते, लेकिन क्योंकि वो मशीन नहीं है लिहाजा नताइज आए आपके 24 घंटे नहीं 30 घंटे गुजरने के बाद। आधे घंटे का काम, 1 घंटे का काम, 2 घंटे का काम वो चले 5 घंटे में हो जाए, और नहीं तो 10 घंटे में हो जाए। भाई 20 घंटे, 24 घंटे, 30 घंटे के अंदर इनका रिजल्ट मुकम्मल हुआ, और अभी भी सही तरह रिजल्ट जो है वो लोग उससे मुतमईन नहीं है। जमात इस्लामी की 2 सीटें बढ़ गई हैं, 86 थी ना उनकी, तो अब 88 हो गई हैं, और ये 2 सीटें कम हुई हैं पीपल्स पार्टी की, और वो 91 पे पहुंच गए हैं। पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि अपने साथ इत्तेहादी मिला ले, जो बाकी हैं तहरीक लब्बैक के लोगों को मिला ले, PMLN के लोगों को मिला ले, JUIF को मिला ले, आज़ाद उम्मीदवारों को मिला ले, और तहरीक इंसाफ के कोई 10-12 लोग तोड़ दे, और इस तरीके से एक लोटागिरी करके अपना मेयर बना ले। उसकी वो कोशिश करेंगे, अगर वो कर पाए तो वो कामयाब हो जाएंगे। बसूरत दीगर PTI अपना वोट जमात इस्लामी को डालेगी और जमात इस्लामी अपना मेयर मुंतखब करवा लेगी कराची के अंदर। तो कराची वालों के लिए फिर ये एक अच्छी खबर होगी कि जमात इस्लामी को कम से कम इतना एहसास तो है कि लोगों का पैसा लोगों पर खर्च करना है, और उस जमात के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी भी है। वो रवायती सियासी जमातों की तरह वो तबाही नहीं फेर देते। यानी मैंने खैबर पख्तूनख्वा में देखा जहाँ जहाँ पे जमात इस्लामी के लोकल बॉडीज़ के अंदर लोग जीते हैं वो वाकई काम करते हैं। PTI के भी करते हैं, बाकी जमातों के भी करते हैं, लेकिन जो जमात इस्लामी के लोग हैं ग्राउंड के अंदर वो शानदार काम करते हैं। मालाकंड में तो मैंने खुद इसका मुशाहिदा किया है, दीर के इलाकों में, मालाकंड के इलाकों में मैंने खुद देखा है कि उनके जीते हुए जो चेयरमैन हैं वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि
जमात इस्लामी को ये मौका मिलेगा, हाफिज नईमुर रहमान साहब को, और वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कराची को बेहतरी की तरफ लेकर जाना शुरू करेंगे। कराची जो है वो रुल गया, बेड़ा गर्क हो गया इस शहर का, रोशनियों का शहर था, उसकी क्या हालत कर दी। उम्मीद करते हैं कि अब कराची बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इकॉनमी के हवाले से डार साहब ने जो तबाही फेरी है, उसके बाद मैं सूरत हाल आपको बता देता हूँ। IMF के मुतालबे के ऊपर फरवरी के अंदर, यानी ये जनवरी का महीना चल रहा है, 15 दिनों के बाद 200 अरब के नए टैक्सेस लगाने का मंसूबा शुरू कर दिया गया है और 200 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे। और हुकूमत डरी हुई भी है और सियासत बड़ी हाई पिच के ऊपर जा रही है। हो सकता है कि इंतखाबात आ जाएं तो ये इस तरह के फैसले कैसे कर सकती है, वो ताख़ीर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो लोग गारंटी ये मांग रहे हैं कि जो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होने, खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के, ये भी ना करवाए जाएं। देखिए सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब किसी को इसमें दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, ख़ासतौर पे इमरान खान साहब को, कि वफाकी हुकूमत गिर जाए। उसकी वजह यह है कि वफाकी हुकूमत ने जो कुछ किया है इस मुल्क के शहरियों के साथ, अभी उसका रद्द-ए-अमल आना बाकी है। यानी जब आप कोई इक़दाम करते हैं या आप इकॉनमी को तबाह करते हैं तो वो तबाही फिर थोड़े अरसे के बाद आपके सामने आ जाती है। जिस तरह के इन्होंने इक़दाम किए हैं, जिस तरह का इन्होंने IMF के साथ मुआहदा किया है, उसका बोझ आने वाले महीनों में पाकिस्तान की अवाम के ऊपर पड़ेगा। यानी गंदम की जो कीमतें इस वक्त मौजूद हैं, ये आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ रहा है। गैस की कीमतों में इन्होंने 74-75% का जो इजाफा कर दिया है, उसका बोझ आने वाले महीनों से लोगों के ऊपर पड़ना शुरू होगा। अब कोई भी अक्लमंद पॉलिटिकल पार्टी फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत के इलेक्शन करवाना नहीं चाहेगी। वो ये चाहेगी कि वफाक के अंदर इलेक्शंस ना हो और लोग नई कीमतें अदा करें, ताकि लोगों को पता चले कि ये तबाही इन्होंने फेरी है, ये तबाही डार साहब ने फेरी है। डार साहब बिजली की कीमतों के नर्ख जो है वो भी बढ़ाने जा रहे हैं। यानी खबर के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने बिजली के नरखों में इजाफे पर बातचीत समेत नई बजट तजावीज़ पर मुशावरत शुरू कर दी है। उसकी वजह यह है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात से वापस आए हैं और जो असासे वो फ़रोख्त करना चाह रहे थे उसके अंदर पेशरफ्त नहीं हो सकी है। और इससे कबल हुकूमत ने जो भी पैसा वैसा इकट्ठा करना चाह रही है सलाबत खान की बहाली के लिए, तकरीबन 80 अरब रुपए हासिल करने के लिए सिर्फ दरामदात और कमर्शियल बैंकों पर टैक्स आयद करना था। जरा टेक्निकली आप समझें इसको। हुकूमत कर क्या रही है? हुकूमत किसी तरह भी मामलात को चलाना चाहती है और वो ये चाहती है कि जिस वक्त इलेक्शन हो रहे हों एकदम पब्लिक पे बेशक बोझ चला जाए, हमें वो बोझ ना डालना पड़े, लेकिन जितना अरसा ये रहेंगे बोझ इनको डालना पड़ेगा। उसके बगैर ये मुल्क चल नहीं पाएगा, खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो जाएगा। तो अब जब ये बोझ डालेंगे पब्लिक के ऊपर तो फिर पब्लिक को पता चलेगा कि इन्होंने पब्लिक के साथ किया क्या है। एक तो इनको डार साहब को, क्योंकि IMF ने कह दिया है कि फौरी तौर पे आपको छोड़ना पड़ेगा एक्सचेंज रेट को जो ज़बरदस्ती आपने रोक कर रखा हुआ है। यानी डॉलर जो है 227 रुपए का इंटरबैंक के अंदर है, बाहर 270 का भी नहीं मिल रहा। जिस दिन डार साहब ने बैंकों के ऊपर से दबाव हटाया, डॉलर इंटरबैंक भी 265 रुपए 260 रुपए के बीच में आ जाएगा। और ये ही डॉलर की असल प्राइस इस वक्त है और ये 300 तक भी जा सकता है अगर इन्होंने हालात को इसी तरह रखा और इसी तरह जकड़ के डार साहब ने इस पॉलिसी को चलाया तो। और LCs भी ये इसीलिए नहीं खोल रहे। तो डार साहब अब नए टैक्सेस लगाने जा रहे हैं 200 अरब रुपए के। बिजली भी महंगी होने जा रही है। 220 अरब का इनका रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है जो पीछे हो चुका है और ये अब टैक्सेस लगातार बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लगेंगे। जबकि गैस की कीमतों में इजाफे का उन्होंने फाइनली कह दिया है, मुसद्दिक मलिक साहब ने भी उसकी हमायत कर दी है कि ठीक है जी बढ़ाएं गैस की कीमतें। तो ये आपको जुलाई से कीमत अदा करनी पड़ेगी। हर महीने ये अरबों रुपया इकट्ठा करते हैं रेवेन्यू के तौर पे या बिलों के तौर पे, और अब इन्होंने अरबों रुपया इजाफी वसूल करना है। जो गैस आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 6 महीनों में खर्च कर चुके हैं और ये जनवरी भी, ये 7 महीनों में आपने जो गैस इस्तेमाल की है उसके ऊपर आपको इजाफी बिल देना पड़ेगा। वो आपको एडजस्ट करके आपको डालते रहेंगे, जो मुझे समझ आ रही है इस खबर के मुताबिक। तो ये लगातार महंगाई का बोझ बढ़ेगा। कोई सियासत का छोटा सा तालिब इल्म भी होगा ना, तो वो इस वक्त ये चाहेगा कि ये सारा बोझ जिन्होंने बनाई है ये सारी गेम वही उठाएं, जिन्होंने ये सारा सत्यानाश किया है, इल्जाम और मलबा उन्हीं पर गिरे। कोई नहीं चाहेगा कि ये मलबा जो है वो निगरान हुकूमत पे गिरे या आने वाली हुकूमत के ऊपर गिरे। तो इमरान खान साहब अगर चाहें तो इसको यूं ही चलने दें, और अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो डार साहब की पॉलिसी ही डार साहब को ले डूबेंगी। अब नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में तो होने हैं। फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियों की तहलील के बावजूद इंतखाबात नहीं होंगे।
ये तो नहीं हो सकता। अगर ये होगा तो पाकिस्तान की पब्लिक रिएक्ट करेगी, अगर ये होगा तो पाकिस्तान के अंदर रोला बनेगा, और अगर 2 नंबरी करने की कोशिश की जाएगी तो लोग रास्ता रोकेंगे। अब बड़ी सख्त किस्म की पॉलिटिक्स होने जा रही है आने वाले वक्त में, क्योंकि पीडीएम की सारी जमातें एस्टेब्लिशमेंट से और सहूलतकारों से ये सहूलत मांग रही हैं कि इंतखाबात पाकिस्तान में आप ना करवाएं, चीज़ें हम करते रहते हैं। लेकिन अगर ये सारा कुछ जो हमने गंद मारा है इसका बोझ हम पे पड़ गया और हमें इंतखाबात में जाना पड़ गया तो लोग फिर हमें नहीं छोड़ेंगे। अब तक की सिचुएशन ये है। बहुत सारी और खबरें भी अगली वीडियो में बताता हूँ। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।